ओके, सो कल की क्लास में हम लोगों ने IFRS 18 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन एंड डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बारे में देखा था। हमने कहा था कि वो स्टैंडर्ड है जो IAS 1 को रिप्लेस किया, और इस स्टैंडर्ड में आपको प्रिपरेशन बताई जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह बनानी है। पहले IAS 1 था, जो कि जिसमें हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे, जो हम बचपन में यानी कि F3 FA2 में भी पढ़ते रहे हैं। लेकिन अब का ये सिनेरियो कि IFRS 18 नया आया, इसका मतलब कोई ना कोई तो चेंजेस थी। और सबसे मेजर चेंज जो था वो था SPL में। SPL के बारे में हमने देखा था कि SPL में उसने अब डायरेक्टली एक ही जनरल हेड्स बनाने की बजाय उसने पहले क्लासिफाई किया इनटू 5 किस्म की एक्टिविटीज। 3 मेजर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और उसके बाद 2 की इनकम टैक्स और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के एक अलग से सेक्शन बनाया। सारा स्ट्रक्चर समझा। उसके बाद हमने देखा एसओसीआई ई को, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, जिसमें कंप्लीट उसने बताया कि इक्विटी चेंजेस के क्या कंपोनेंट्स हैं। इसको भी जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो बनाना सीखेंगे। उसके बाद हमने एसओएफपी का फॉर्मेट सीखा, और एक एक चीज को देखा कि इस चीज का ये स्टैंडर्ड है जो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, जो कि पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, अब बात की जाए, ये सारा पढ़ने के बाद हमने कुछ थ्योरेटिकल्स देखे थे, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। एक दो टॉपिक्स, एक दो पॉइंट्स से ये स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट एंड है, लेकिन एक दो पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखो, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब कि जब इंफॉर्मेशन में कंपैरिजन करना होता है तो लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 ईयर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी एटलीस्ट 1 साल की कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी मतलब ये है कि आपके पास इतना डाटा हो कि आप अपने एक साल पिछले साल के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सको इंफॉर्मेशन को। यानी मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप फॉर एग्जांपल इस साल एक इन्वेंटरी को बुक करते हो, इस साल आपने एक इन्वेंटरी है उसको आपने बुक किया एट फॉर एग्जाम्पल 5,000, आपके पास 5,000 की स्टोर्स में इन्वेंटरी है। अच्छा, ऑब्वियसली इसके पीछे मेथड्स लगे होंगे कि आपने FIFO मेथड यूज किया है, जो भी मेथड यूज किया हुआ है। तो आपके पास इतना इंफॉर्मेशन हो गया, आप पिछले साल से कंपेयर कर सको इस इंफॉर्मेशन को कि पिछले साल इतनी इन्वेंटरी थी, अब इतनी है, पिछले साल इतने प्रॉफिट्स अब इतने हैं, पिछले साल ये प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थे अब इतना, ताकि आपको जो देखने यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उस चीज का एनालिसिस बेहतर तरीके से कर सके, और जो वो आउटकम निकालना चाह रहा है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई ना कोई आउटकम निकालेगा, तो जो वो आउटकम निकालना चाह रहा है वो अच्छे तरीके से निकाल सके। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 ईयर, ये वाली बात हो गई इंपॉर्टेंट कि 1 साल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेबिलिटी रखो। इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 years कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल 2022, 2023 और 2024 हुआ ये कि आप इन्वेंटरी बुक कर रहे थे। इन्वेंटरी में आपने फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए की इन्वेंटरी बुक की, यानी कि इतनी बची। 2023 में 500 की बची, लेकिन ये इनके पीछे मेथड था फाइफो। मैं एजम्पशन बता रहा हूँ। अब एक पॉलिसी चेंज हुई, एक मामला चेंज हुआ, जिसके बाद आपको शिफ्ट करना पड़ा लाइफो पे फाइफो की बजाय। और यहाँ पे आपकी लाइफो की बजाय आपकी 400 की इन्वेंटरी में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। अब अगर आपका यहाँ पे कोई ना कोई चेंजेस आई हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंजेस आई हैं, उस साल में आपके पास 2 years कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि आपके पास ये 2 years कंपेरेटिव, यानी आप 2022 और 23 का डाटा यूज करोगे कंपेरेबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि यूजर जो है वो सिर्फ 2023 और 2024 को कंपेयर नहीं कर पाएगा इस फैक्टर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं, तो वो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी तो नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ जरूरी है कि आपके पीछे 2 ईयर्स का जो डाटा है वो आपको शो हो, ताकि आप कोई यूजर उस चीज को अगर पिछले डाटा को कंपेयर करना चाहे तो वो कर सके, और आइडिया हो सके कि पॉलिसी चेंज हो गई है लेकिन पीछे का ये डाटा, जिससे वो कंपेरेबिलिटी वाला फैक्टर कंटिन्यू रह सकता है। ये जरूरी है। अच्छा, उसके बाद नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इफ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी किस्म का किसी भी किस्म का फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, आपने ऐसी बात बतानी है जो जरूरी है करंट पीरियड से रिलेटेड, चाहे आप उसे नरेट करके बताओ, चाहे उसे डिस्क्राइब करके बताओ, लेकिन ये एनालिसिस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो इजीली समझ सकता है आपने जो बात की हुई है। और वो जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसे मिस करते हो, आप नहीं बताते, तो हो सकता है कि बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को वो मिस कर सके।
वो हम नहीं चाहते, हमने ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, हमारा मकसद है ट्रू एंड फेयर व्यू देना। और अगर हम नहीं देंगे तो वो मसला होगा। तो ये 3 पॉइंट्स बड़े रेगुलर आपके जेन में होने चाहिए। पहला, कि 1 साल का जो है ना वो कंपेरेटिबिलिटी के लिए, 1 साल के लिए कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर पॉलिसी के चेंज हुई है तो 2 साल की होनी चाहिए। और जहां पे इंफॉर्मेशन को नरेट, नरेट का मतलब होता है तो एक छोटे पॉइंट में डिस्क्राइब करना, या डिस्क्राइब करके बताना पड़े तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप शो करते हो। मैं आपको जनरल बताता हूँ, आप लोगों का ये काम है, आप लोग गूगल पे जाके किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लिखो जो पब्लिक लिस्टेड है, नाम लिख के आप लिखो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालो। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना तो वो सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं की हुई उन्होंने, वो सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं है, बल्कि कैलकुलेशंस के साथ उन्होंने नरेशंस और डिस्क्रिप्शंस भी प्रॉपरली लिखी हुई है, ताकि हम एज अ पब्लिक इन्वेस्ट करना चाहती है तो अगर इन्वेस्ट करना चाह रही है तो उससे पहले हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकें। उसके बाद एक मेजर पॉइंट जो आईएफआरएस 18 में नया आया है वो है एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन। ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि आपके न्यू न्यू स्टैंडर्ड के मुताबिक ये दो टर्म्स आई हैं, एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन। ये क्या है? जैसे एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, डिसएग्रीगेट डिवाइड करना। यानी कि एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन ये क्या कॉन्सेप्ट है? कि आपकी जो एसपीएल है, देखो पहले हम क्या करते थे, पहले हम सारे रेवेन्यूज को इकट्ठा कर देते थे IS 1 के मुताबिक। हम प्रॉपरली एक्टिविटीज बेस पे नहीं लेके जाते थे, हम इकट्ठा लिखते थे। तो उससे क्या होता था कि हम सारा कुछ एग्रीगेट कर देते थे। ऐसे ही है। अब देखने वाले को नहीं पता कि यार इस इनकम में कौन कौन सी इनकम शामिल है, देखने वाले को नहीं पता इस प्रॉफिट्स में कौन कौन से प्रॉफिट शामिल है। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट की वजह से एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन की बेस पे हमने इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली बताया। एग्रीगेशन क्या है? कि जहां पे आपको लगे ये डाटा सिमिलर टाइप का है, जहां पे आपको लगे सिमिलर टाइप का, उसको एग्रीगेट कर दो। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एसपीएल बनाते हो, एसपीएल में आप सेल्स शो करते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स शो करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके पास एक कॉस्ट माइनस होती है एडमिन कॉस्ट। अब एडमिन कॉस्ट में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, स्टेपलर्स, आपके स्टेपलर्स जो यूज हो रहे हैं, आपके जो प्रिंटिंग पेजेस यूज हो रहे हैं, आपकी इंक यूज हो रही है। अब ये सारी चीजें अलग थोड़ी लिखो, एसपीएल बहुत बड़ी बन जाएगी, इतने कंपोनेंट्स आपके पास, इतनी बड़ी एसपीएल पड़ेगा कौन भाई? तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में हम एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डालते हैं, उसमें सारे एडमिन, क्योंकि हमें पता है ये सारी चीजें इसी क्लास में आती हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने डाटा को एग्रीगेट कर दिया, इकट्ठा करके लिख दिया। लेकिन 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 जहां आपको लगा जहां आपको लगा कि चीजों को अलहदा शो करना है, जिस तरह हमने सेल्स को यहाँ से ऑपरेटिंग से जो रेवेन्यू आ रहा था इसको अलहदा शो किया, इन्वेस्टिंग से जो रेवेन्यू आ रहा था इसको अलहदा शो किया, फाइनेंसिंग पे जो रेवेन्यू या कॉस्ट आते हैं हमने अलहदा अलहदा शो किए। ये हमने डिसएग्रीगेट किया है ताकि हम क्लियरली बता सकें एक यूजर को कि यार ये इस वजह से, ताकि वो समझ सके। तो जहां एग्रीगेशन जरूरी है, जहां डाटा को इकट्ठा लिख के एक ही हेड में अपने शो करना जरूरी है, वहां एग्रीगेट करो। लेकिन जहां आपको लगता है कि यार ये चीज एक टाइप की नहीं है, अगर ये सेल हुई है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुई है, और ये इनकम जो आई है ये इन्वेस्टिंग से आई है, तो ये एक, इसकी नेचर एक नहीं है। तो उसको पहले हम इकट्ठा शो कर रहे थे, अब डिसएग्रीगेट करेंगे, जो कि हमने कल कर दिया हुआ है। अब तो आज तो हम सिर्फ टर्म्स पढ़े, स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिया हुआ है, आज सिर्फ हम टर्म्स पढ़े। तो लिखा हुआ है कि एंटिटीज शुड एग्रीगेट आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, नेचर सेम है। लेकिन एंटिटीज को डिसएग्रीगेट करने हैं वो आइटम्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर नहीं होती, यानी सेम नहीं होती। यही वजह है कि एसपीएल में हमने क्लियरली शो किया, कैश फ्लोज में तो हम शो करते थे ऑलरेडी, लेकिन हम एसपीएल में भी हमने क्लियरली शो किया है इस चीज को। अच्छा, अब दिस प्रोसेस इज वाइटल सो दैट द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड यूजफुल स्ट्रक्चर समरीज टू प्राइमरी यूजर, यानी जो यूजर है जो देख रहा है एसपीएल को या एसओएफपी कोई भी स्टेटमेंट को, वो सही तरीके से एक सही व्यू बिजनेस का ले सके। तो एग्रीगेशन जहां जरूरत है एग्रीगेशन करो, लेकिन जहां लग रहा है कि यार ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सिमिलर नेचर नहीं है, वहां एग्रीगेशन नहीं करनी, वहां पे डिसएग्रीगेशन, अलग अलग कंपोनेंट लिखो और उसी बेस पे हमारी एसपीएल बनी हुई है अगर आप देखो। और अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करो जिसमें हम एक्टिविटीज अलग ही लिखते थे, वो ऑलरेडी डिसएग्रीगेटेड है। एसओएफपी में उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि एसओएफपी में ऑलरेडी उसने डिसएग्रीगेशन की हुई है। एसेट्स में प्रॉपर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अलग अलग। अगर यहाँ पे पहले होता है एसेट्स, सिर्फ पूरे एसेट्स लिख दिए, अब पता ही नहीं चल रहा इन्वेंटरी क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इकट्ठे लिख दिए, पकड़ के दिमाग बैठ जाओ कि आप क्या करें अब। तो बात यह है कि वहां प्रॉपरली ऑलरेडी डिजाइन थी, इसलिए उसके अंदर कुछ चेंजेस हाथ नहीं आई। ठीक है। और बाकी हमने इसके अंदर देखा था स्टैंडर्ड्स वगैरह, और इसमें एक पॉइंट हमारा यहाँ पे भी रहता था लास्ट पे, जो मैंने आपको खुद बताया था कि हम कल की क्लास में करेंगे। तो दो वो पॉइंट्स हो गए, एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन और कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। एक हम देखने जा रहे हैं इस स्टैंडर्ड में, ये स्टैंडर्ड थोड़ा थ्योरेटिकल है, ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें है नहीं इतना खास, इसलिए इसको बस एक बेसिक थ्योरी समझने के लिए आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। लेकिन आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस वगैरह भी दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कैलकुलेशन साथ होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इस स्टैंडर्ड पे, लास्ट पे एक बात लिखी हुई है, अगर आप देखो
अगर आप यहां देखो तो लिखा हुआ है व्हेन अ लॉन्ग टर्म डेट इज एक्सपेक्टेड, बेसिकली इसमें ये दो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली लाइन वही एक नॉर्मल बात बताई हुई है। व्हेन द लॉन्ग टर्म डेट इज एक्सपेक्टेड टू रीफाइनेंस अंडर एग्जिस्टिंग लोन फैसिलिटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एज्यूम करो एज्यूम करो कि आपने किसी से लोन लिया। मैं आपको पूरी स्टोरी समझा रहा हूँ, स्टोरी समझोगे ये बात समझ आ जाएगी। आपने किसी से लोन लिया और आपने उसका लोन 5 साल बाद वापस करना है। बैंक से लोन लिया और 5 साल बाद यहां जाके वापस करना है। लोन आपने लिया इस पॉइंट पे, ये अभी ईयर 0 है, यहाँ पे आपने लोन लिया। अब जब आपने लोन लिया तो हुआ ये कि अब ये लास्ट ईयर में आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका अब तो 12 महीने से कम रह गया पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जाके आपको लगा कि आप पैसे नहीं दे सकते। इस पॉइंट पे आपको जाके लगा आप पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। आपने बैंक को कांटेक्ट किया, आपने उन्हें बताया कि हम पैसे नहीं दे सकते, हमारा कोई इशू है, हम हमारे लिए इस एग्जिस्टिंग लोन फैसिलिटी जो है ना वो जो लोन फैसिलिटी थी एग्जिस्टिंग, जो लोन जो आपने हमें टारगेट दिया था उसके मुताबिक हम पैसा नहीं दे सकते, इसलिए आप हमें थोड़ा टाइम दे दें। ठीक है, बैंक ने कहा ठीक है हम तुम्हें टाइम दे देते हैं। बैंक ने वो टाइम बढ़ा दिया। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी लॉन्ग टर्म डेट जो रीफाइनांस होता है, यानी कि उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह आती हैं, तो एंटिटी हैज द डिस्क्रिशन टू डू सो, यानी कि एंटिटी के पास ऑब्वियसली ये मतलब ताकत है कि वो ये कर सकता है। तो फिर क्या होगा अगर वो पॉसिबल है? डेट इज क्लासिफाइड एज नॉन करंट इवन इफ लाइबिलिटी वुड अदरवाइज बी ड्यू विद इन 12 मंथ्स। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, चाहे वो ऑब्वियसली चाहे वो आपको टाइम दे भी दे, आपके पास टाइम है, तो आपको उसको नॉन करंट में ही लिखना है। हालांकि हालांकि वो अगर फॉर एग्जांपल अगर क्या कहते हैं, आप नॉर्मली तो आपकी करंट लाइबिलिटी में जा रहा था, अब फॉर एग्जांपल आपको उसको नॉन करंट लाइबिलिटी में ही लिखना है, चाहे चाहे वो आपको क्या कहते हैं इस पॉइंट पे आके करंट लाइबिलिटी में शिफ्ट करना था। हालांकि आपको पहले ही करंट लाइबिलिटी में शिफ्ट, हर हर नॉन करंट लाइबिलिटी अपने आखिरी साल में नॉन करंट लाइबिलिटी में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि 12 महीने से काम पे जब आती है तो करंट में। लेकिन अब जब ये रीफाइनेंस होगा तब आप उसको नॉन करंट लाइबिलिटी में ही क्लासीफाई रखोगे, आप इसको चेंज नहीं करोगे। ये आईएफआरएस का रूल है। यानी कि आपने ये साल स्टार्ट किया, आपने सोचा ये तो करंट लाइबिलिटी में जाएगा, लेकिन आपने देखा कि रीफाइनेंसिंग या रूल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, और अब ये ईयर स्टार्ट हुआ, इसमें हमारी कोई इस ईयर के दौरान कोई ऐसी बात हुई है जिसमें हमने ये कंसीडर किया है कि रीफाइनेंस किया, कोई रूल चेंज किया है, तो उस सूरत में आप इसको नॉन करंट लाइबिलिटी में शिफ्ट रखोगे, यानी कि वहीं लिखोगे, करंट लाइबिलिटी में नहीं लिखे रहने दोगे। क्योंकि करंट लाइबिलिटी तो ये शो करिए आपने पे करना है, जबकि रीफाइनेंस हो चुका है, रूल्स चेंज हो चुके हुए हैं। पहला पॉइंट। लेकिन लेकिन साथ ही नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ द लाइबिलिटी हैज बिकम पेएबल ऑन डिमांड because an entity has breached an undertaking अंडर द लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने मुझसे 5 सालों के लिए पैसे लिए, यानी आपने अपनी बुक्स में क्या लिखा होगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऐसे ही है। अब हुआ ये कि पास्ट रिकॉर्ड कुछ ऐसा गुजरा कि आप लोगों ने कोई ना शर्त ब्रीच की हुई है। ब्रीच का मतलब कि किसी शर्त को आपने तोड़ा हुआ है। आपने पहले कहीं मेरे लोन्स लेट किए हुए हैं, आपने मेरे कोई पैसे दुबा के रखे हुए थे, बड़े अरसे बाद मुझे बस टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट्स करके दी, और मैं परेशान हूं आपसे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं दे रहा लोन। लेकिन अब सूरत ये है कि अब क्या कहते हैं, मैंने आपको स्टिल लोन दिया हुआ है, लेकिन अब इस वजह से कि वो आपने कोई है, आपने एंटिटी ने, यानी आपने कुछ ना कुछ ब्रीच किया हुआ है, कोई एग्रीमेंट ब्रीच किया हुआ है, तो अब अगर वो पेएबल ऑन डिमांड पे चला गया, यानी कि फॉर एग्जांपल पेएबल ऑन डिमांड का मतलब ये है कि मैं आपसे पैसे मांगूंगा, आपको देने पड़ेंगे, इस पॉइंट पे चला गया, तो फिर आपने उस लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी में लिखना है, चाहे चाहे हमारा एग्रीमेंट साल के बाद का भी हुआ हुआ है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक मैंने बैंक से लोन लिया, और बैंक लोन मेरा कब जाके पूरा होना था? 5 सालों बाद, ठीक है। अभी 2 साल गुजरे हैं, अभी क्या गुजरे हैं? 2 साल गुजरे हैं, और यहां पे ऑप्शन है कि लायबिलिटी जो है वो ऑन डिमांड है। यानी कि बैंक ने देखा कि इसका पास रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो उसने बोला कि अगर हम तुम्हें बोलेंगे हमारे पैसे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। अब देखने में तो इन सालों में 3 साल रहते हैं, दो ईयर 2 से ईयर 5 में 3 साल रहते हैं। स्टिल स्टिल हम इस लाइबिलिटी को कहां लेके जाएंगे? करंट लाइबिलिटी में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ऑन डिमांड वाली बात आ गई है, हमें कभी भी वो पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। चाहे वो उसके चाहे ये लिखा हुआ है, इवन इफ द लेंडर हैज एग्रीड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एंड बिफोर द ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू नॉट टू डिमांड पेमेंट एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी
ब्रीच नहीं किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तब तो आप नॉन करंट लायबिलिटी नॉर्मल लिखोगे। लेकिन बात ये है कि जिस वक्त आप करंट लायबिलिटी, जिस वक्त आप लायबिलिटी ऑन डिमांड पे चले जाओगे क्योंकि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था, अब आपको आगे आप उसको चाहे आपका जो लेंडर है जिसने लोन दिया है वो एग्री कर भी गया ना 2 सालों बाद, ठीक है, उसने कहा ठीक है 2 सालों बाद जो है ना पे कर देना, लेकिन आपने चूंकि पहले ब्रीच किया था कॉन्ट्रैक्ट, अब उसने आपको आगे टाइम दे दिया। अब वो टाइम चाहे 3 सालों का है, चाहे 4 सालों का है, चाहे 5 सालों का है, स्टिल वो लाइबिलिटी ऑन डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड पे आ गया और अब वो करंट लाइबिलिटी कंसीडर होगा। यानी समझ ये है कि दो दो सिनेरियोज हैं, दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये है कि अगर आपका रीफाइनेंस होती है, यानी लॉन्ग टर्म डेट रीफाइनेंस होता है, तो अब चाहे उसके टाइम पे 12 महीने से कम भी रह गए हैं, चाहे उसके टाइम पे 12 महीने से कम भी रह गए हैं, आप उसे नॉन करंट में लिखोगे क्योंकि अब वो लाइबिलिटी लंबी हो गई आपकी साइड से। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप ब्रीच करते हो कॉन्ट्रैक्ट और वो पेएबल ऑन डिमांड आ जाता है, यानी लाइबिलिटी ऑन डिमांड आ जाती है कि एक कॉल पे आपको लोन के पैसे वापस करने पड़ सकते हैं, चाहे उसने आपको टाइम 4 सालों को आगे दे दिया है, स्टिल आप उसको करंट लाइबिलिटी में ही कंसीडर करोगे। ये पॉइंट्स जनरली एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स के तौर पर टेस्ट होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज कई कैलकुलेशंस में आएगी, क्योंकि ये सारा स्टैंडर्ड है ही थ्योरेटिकल बेस, इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमें इस तरह देखने हैं। और नीचे वाली बात वो दोबारा वही लिखी हुई है कि नॉर्मल जो हमारा लाइबिलिटी नॉन करंट होती है उसको हम 12 महीने से ज्यादा वाली को नॉन करंट, और जब वो आखिरी साल में आई थी तो वो करंट में शिफ्ट होती है, जनरल बात है। ये तो पहले 2 पॉइंट्स आपके लिए रेलिवेंट है, यानी 3 पॉइंट्स हमने देखे। एक पॉइंट हमने सबसे ऊपर देखा था थ्योरेटिकल में, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, दूसरा एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन, और तीसरा हमने अभी देखा लाइबिलिटी से रिलेटेड 2 केसेस हैं, ठीक है। किस केस में स्टिल वो नॉन करंट में रहेगी, और किस केस में इवन वो ड्यू डेट चाहे 12 महीने बाद की भी है, उससे बाद की भी है, स्टिल वो करंट में आएगी। ये 2 केसेस हमारे सामने आ गए। मुझे बताओ इसके अलावा तुम लोगों को कोई इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछो, ताकि हम इससे आगे चलें। इससे आगे चलें, हमारा वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है, जो स्टैंडर्ड की मेन बातें थी वो हमने कंप्लीट कर ली यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है? एक दफा कंफर्म यस लिख दो, या यस लिख दो अगर क्लियर है, यस लिख दो सब अगर एक क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। बाकी स्टूडेंट्स, बाकी सबने बताना है भाई, सबने देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुम लोगों ने मुझे लाइव चैट में यस यस ना बताया तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें कितना समझ आ रहा है कितना समझ नहीं आ रहा। ये बड़ा जरूरी है तुम लोग मुझे बताओ साथ साथ कि कितना समझ आ रहा है, ठीक है। कहीं इशू आएगा ताकि मुझे उस चीज को पता हो, मैं उस चीज को उस पर कंटिन्यू कर सकूं। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट मेरा इसके लिए, ये जो नोट्स हैं ये वाले जो एक तो मैं आप लोगों को वन नोट फाइल से शेयर कर रहा हूँ, एक ये जो लिखे हुए नोट्स है प्रिंटेड यानी कि वर्ड फाइल पे, ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। स्टैंडर्ड जब हमारा पूरा हो जाया करेगा, उस स्टैंडर्ड के पूरे होने के फौरन बाद आपको वो पूरे एक नोट्स की सीक्वेंस में आ जाएगा, ताकि आप कुछ उस पर भी प्रिंट करना चाहो, प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो आप निकलवा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वैसे सबने यस बोल दिया था मेरा ख्याल है। अच्छा, तो अब इस स्टैंडर्ड में हमने ये क्या सीखा, एक आउटकम मैं बताऊं तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर सीखा, हमने रूल्स देखे कि IS 1 से IFRS 18 में क्या शिफ्टिंग आई, सबसे मेजर SPL चेंज हुई, और उसमें मेजर कॉन्सेप्ट एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन का था। एक बात हमने ये पढ़ी, उसके बाद हमने एक पॉइंट हमने ये देखा कि कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, और अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो 2 साल की आपके पास कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद कल हमने करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज पे बात की थी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज, सारी स्टेटमेंट्स को बड़े डिटेल में देखा, एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया, और देखा कि एक एक ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन पे स्टैंडर्ड्स बनते हैं और स्टैंडर्ड्स को हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो पहला स्टैंडर्ड, प्रॉपर स्टैंडर्ड, ये तो हमारी एक बेसिक थी, हमारा जो पहला स्टैंडर्ड स्टार्ट होने जाएगा वो इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी सबसे पहला स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है।
आपसे ऑनवर्ड ऑब्वियसली क्लास में प्रैक्टिस वगैरह भी होगी। पहले तो रूल्स बताएंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी दूंगा, असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, फिर कैलकुलेशंस के लिए जो हमारे अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसकी एक्सेल भी यूज होगा। यहाँ पे ये वाला रिकॉर्डेड लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ, IS 16 इस लेक्चर में होगा।